अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है खूनी कहावत एपिसोड नंबर 11। उसका हसीन मरमरी वजूद मेरी निगाहों में बेवक़्त हो गया। अगर थी कोई शय उसके वजूद में बाइसे दिलकशी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी गर्दन की फूली हुई रगें थीं। उस नर्मो नाजुक जिस्म में दौड़ता हुआ खून, सुरख रंग की चाशनी से भरपूर। मेरे होंठ उसकी गर्दन की जानब झुक गए और जब उसने मेरे होंठों का लमस महसूस किया तो मदहोश होकर आंखें बंद कर लीं। अलबत्ता मेरे नोकीले दांत उसकी गर्दन की रगों में प्यूसत हो गए और उसके हलक से एक वहशतनाक चीख निकली। लेकिन मैंने उसका मुंह अपने चौड़े शिकंजे में कस लिया। अब मैं उसका सही तौर से परस्तार था। मैंने अपने मजबूत दांतों से उसका नरखरा उधेड़ डाला और गटागट उसकी गर्दन से उछलते हुए खून को अपने मैदे में उतारने लगा। शराब के इतने सारे जाम मेरे वजूद में वो नशा आवर कैफियत नहीं पैदा कर सके थे जो उसके वजूद से उबलने वाले खून ने मेरे पूरे जिस्म पर तारी कर दिया। मैं उसका खून चूसता रहा और उसका बदन फड़फड़ाता रहा, लेकिन जिस तरह मैंने उसे दबोच रखा था उसके तहत वो जुम्बश तो कर सकती थी, लेकिन मेरी गिरफ्त से 1 इंच दूर नहीं खिसक सकती थी। और भला उसे इस वक्त तक छोड़ने का क्या सवाल था जब तक कि उसकी रगों में खून रवां दवां था। मेरी महारत काम आ रही थी और जब सारा खून मेरे वजूद में दाखिल हो गया तो मैंने उसकी गर्दन से होंठ हटा लिए और मसरूर निगाहों से उसे देखा। उसका गुलाबी रंग सफ़ेद पड़ चुका था और मेरे अंदर सरूर की एक ऐसी कैफियत बेदार हो गई थी कि जी चाह रहा था कि वहीं आंखें बंद करके लेटूं और सो जाऊं। लेकिन यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था, क्योंकि थोड़े ही फासले पर कुमारी नंदिनी का सारा लश्कर मौजूद था। बेहतर यह है कि थोड़ी सी हिम्मत करूं और यहाँ से निकल जाऊं। चुनाचा मैंने अपने आप से थोड़ा सा उसे परे कर दिया, लेकिन ना जाने वह मेरी आंखों का धोखा था, एक पुरइसरार हकीकत कि अचानक ही मैंने नंदिनी के बेजान जिस्म को मुस्कुराते हुए देखा। वो इस तरह करवटें बदल रहा था कि जैसे उसके अज़ा में तशन्नुज हो, हालांकि वह मर चुकी थी। लेकिन उसकी यह कैफियत मेरी समझ में नहीं आई। मेरे होशो हवास पर जो नशा तारी था वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होने लगा। नाकाबिल यकीन मंजर था जो मेरी निगाहों के सामने था। नंदिनी का वजूद अब ज़मीन पर हराटे ले रहा था और उसका बदन आहिस्ता आहिस्ता पतला होता जा रहा था। और फिर मेरी आंखों ने एक इंतहाई हैरतनाक मंजर देखा। उसके खदोखाल मिटते जा रहे थे। हाथ, पाँव, बदन, चेहरा सब इस तरह से हो रहा था कि मेरी निगाहों ने उसे पहले ऐसा मंजर नहीं देखा था। और फिर जब वो बिल्कुल एक पतली सी रस्सी की शक्ल में रह गई तो मैंने उसे मुतअज्जब निगाहों से देखा। हाँ, वो इंसानी वजूद नहीं रहा था। सफ़ेद रंग की एक खूबसूरत नागन मेरे सामने मुर्दा पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन के पास मेरे दांतों के निशानात मौजूद थे और वो बेशक मर चुकी थी। लेकिन ना जाने क्यों उस इंसानी जिस्म ने नागन का रूप धार लिया था। फिर एकदम ही मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी। ये गर्मी भी नाकाबिल यकीन थी और इससे पहले कभी मेरी अंदरूनी कैफियत ऐसी नहीं हुई थी। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून खौलने लगा हो। शदीद तपश से मेरा पूरा बदन पसीने में डूब गया। मैं एक इंतहाई अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। मैं अपनी जगह खड़ा हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। दौड़ते हुए मैं एक चट्टान से नीचे आया और यहाँ पहुँचकर अचानक मुझे ठटक जाना पड़ा। एक शख्स एक बड़े से पत्थर पर आसन मारे बैठा हुआ था। मैं शदीद बेकली का शिकार था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन एक शख्स को देखकर अचानक रुक गया और फिर मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा। यहाँ भी मेरे जहन को शदीद झटका लगा था, क्योंकि मैंने उसे पहचान लिया था। ये पदमचंदी था, धनराज
उसे यहाँ देखकर मेरे वजूद में बिजली सी दौड़ गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके सामने पहुँच गया। वो आंखें बंद किए दोनों हाथ घुटनों पर रखे सीना ताने बैठा हुआ था और गहरे गहरे सांस ले रहा था। मेरे मुंह से आहिस्ता से आवाज़ निकली, धनराज। और उसने आंखें खोल दी और उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, कैसे हो तरवीदी, कैसे हो? तुम यहाँ कैसे आ गए धनराज? क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इस संसार के किसी गोशे में नमूदार नहीं हो सकता? मगर तुम धनराज, मैं एक अजीब सी परेशानी का शिकार हूँ। क्या बात है? मेरे पूरे बदन में आग सी लग रही है। ये आग हमारी लगाई हुई है मूर्ख, उसने बदस्तूर जहरीली आवाज़ में कहा। तुम्हारी? हाँ, हमारी। हाँ, मगर क्यों? और धनराज, पागल नहीं हो, दीवाने नहीं हो, संसारवासी हो, संसार के बारे में अच्छी तरह जानते हो। एक मनुष्य बड़े प्रेम से एक बीज ज़मीन में खोद कर उसमें डालता है और उसके पास बैठा देखता रहता है कि कब इस बीज से कोंपल फूटे। और जब उस बीज से कोंपल फूटती है, वो चश्मे तसव्वुर से एक तनावर दरख्त बनते देखता है। फिर वो सोचता है कि इस दरख्त में फल निकलेंगे, फूल खिलेंगे और ये फल और फूल उसकी मलकियत होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, समझ रहा हूँ जीवन धनराज, मैंने कहा। मगर अचानक ही पता चले कि वो दरख्त अपनी जगह से उठकर चल दे और कहे कि मेरा एक भी फल तेरे लिए नहीं है, तो फिर फल लगाने वाले या दरख्त का बीज बोने वाले के मन में उसके दरख्त के लिए क्या कैफियत पैदा होगी? धनराज, मैं कुछ समझा नहीं। ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि इस वक्त तरवीदी के मन के तौर पर काम नहीं कर रहा, बल्कि वो मेरी मुट्ठी में है। सुन पापी, सुन दीवाने, तुझे अंदाज़ा नहीं है। अरे बोले कि मैं तो ज़मीन की गहराइयों में सो रहा था। मैंने तो एक समय का तयन कर लिया था कि उसके बाद जागूंगा और बलराम सिंह और अपने दूसरे दुश्मनों से बदला लूँगा। और उसी के लिए तो मैंने तुझ पर मेहनत की थी, लेकिन तेरी जून बदल गई। तूने आंखें बदल लीं मुझसे वो सब कुछ लेने के बाद कि अगर संसार में किसी और को मिल जाता तो वह संसार का राजा होता। कौन था जो उसके मुकाबले पर आता? मैंने तुझे भस्म की ताकत और तरवीदी की अकल दी, लेकिन उस अकल और ताकत को तूने मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर डाला। बोले धनराज, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे समझने का फेर है, वरना जो मुझे कहना था वो तो मैं कह चुका हूँ। तूने मुझे अपना ना मानकर, मेरी बात ना मानकर, मेरे इशारों पर ना चलकर मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। हमारी तेरी दोस्ती तो कभी की ख़त्म हो चुकी है। वो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन ये सब कुछ क्या हुआ है? तू क्या समझता है? बोले, क्या ये फल दूसरों के खाने के लिए छोड़ दूँ? नहीं, जो मैंने किया है वो मुझे ही भुगतना है। सुन, ना ये कुमारी नंदनी थी, ना उसका तल्लुक़ किसी रियासत और दुनिया से था, बल्कि ये मेरा ज्ञान है कि जो औरत की सूरत धार कर तेरे सामने आया था। बहुत ऊंचा उड़ रहा है तू संसार में। मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी धरती तुझे दिखा दी जाए। अगर मेरे काम का रहता तो संसार में ऐश ही ऐश होते तेरे, मगर तू मुझसे हट गया। मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? धनराज, मैं तुझसे हटा नहीं था। मैंने तो तुझसे ये कहा था कि तूने मुझे शरीर शक्ति दी है, सब कुछ दिया है तूने, मुझे ज्ञान शक्ति क्यों नहीं देता? बस यहीं मुझे रुकना पड़ता है। अगर मुझे ज्ञान शक्ति मिल जाती तो मैं संसार में बहुत से बड़े बड़े काम कर सकता था। और मेरा क्या होता? वो मुस्कुराकर बोला, मैं तेरा साथी रहता धनराज। झूठ बोलता है रे। मिनश में ये कमज़ोरी तो उस लम्हे से है जब इस धरती पर मिनश का वजूद हुआ था। वो अपने बारे में पहले सोचता है, बाद में किसी और के बारे में। वो कभी गर्दान नहीं रहता। और समझदार लोग होते हैं जो अपना सब कुछ किसी को नहीं देते। मेरे पास तो कुछ होना चाहिए था ना, वरना आज तेरा साथ वो नहीं कर सकता था जो मैंने कहा। अब इस संसार की मुश्किलों से गुजर, वो भूख हो तुझे भोगना है। मैं उसे अजीब सी निगाहों से देखने लगा। बहर तौर वो मेरा उस्ताद था और उसके खिलाफ तो मैं ऐसा अमल कभी नहीं कर सकता था जो उस्ताद की शान के खिलाफ हो। लेकिन उसने क्या किया है और उससे मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ये सवाल भी मैंने उस लिए कर डाला।
इसमें कोई शक नहीं धनराज कि मेरे अंदर एक आग सी रोशन हो गई है, एक बेकली, एक परेशानी सी है मेरे शरीर में, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये दूर हो जाएगी और उससे मुझे क्या नुकसान पहुँचना। अभी पता चल जाएगा बोले, अभी पता चल जाएगा। मैंने कच्चा कदम थोड़ी उठाया है, अभी तेरा शरीर भी पिघलना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद तू एक नाग का रूप धार लेगा, जिसे देखने वाले उससे खौफ खाएंगे, डरेंगे, मगर तू होगा कौन? शीश नाग। पद्मचंदी कहका मारकर हंस पड़ा और मैं फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। फिर हकीकतन मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मेरे पूरे वजूद में भूचाल आ गया हो। मेरी रगें अंदर से फड़क रही थी, चीख रही थी। गो ये तकलीफ़ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन उस अजीब से एहसास से मैं वाकई कांप गया था। मेरा जिस्म सांप का रूप इख्तियार कर जाएगा, और यही हुआ। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों की जान निकलती जा रही हो, मेरे पैरों में लचक पैदा हो गई हो और फिर एक दूसरे से लिपटते चले गए। मेरा हाथ भी एक दूसरे से लिपट गए और इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं हुआ था, बल्कि ये धनराज का जादू काम कर रहा था। मैंने सहमी हुई आवाज़ में उससे कहा, क्षमा कर दे मुझे धनराज, क्षमा कर दे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ज़रा संसार का ये मज़ा भी ले ले और उसके बाद देखेंगे। दूसरी मुलाकात भी होगी हमारी तेरी, फिर सोचेंगे केस के बारे में और तुझे भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज्ञान शक्ति क्या चीज़ होती है। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और मेरा वजूद भी इस तरह लोटे लगाने लगा जैसे थोड़ी देर कबल मैंने उस कमबख्त औरत को देखा था, जिसका खून पीकर मेरी ये कैफियत हुई थी। तरवीदी का दिमाग मेरे पास मौजूद था और मैं ये सोच सकता था कि धनराज ने जिस नागन को औरत के रूप में मेरे पास भेजा था, ये सब उसके खून का करिश्मा है। क्योंकि उसका खून मेरी रगों में उतर गया था, इसलिए अब मेरी भी वैसी ही कैफियत हो रही थी। और थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी आंखों से अपने जिस्म को एक काले, लचकीले, चमकीले सांप की शक्ल में देखा। मेरा चेहरा एक चौड़े फन की सूरत इख्तियार कर गया था और मेरी आंखें धनराज का जायज़ा ले रही थीं। मैं उसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मेरी कटी शाख ही ज़ुबान बाहर निकल कर रह जाती थी। मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं मुकम्मल तौर पर सांप बन चुका था। धनराज कहके लगा रहा था, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी, हसीन, चमकदार, लचकीला, चमकीला, क्या ही हसीन सांप है। वाह रे वाह मेरे तरवीदी, वाह मेरे भस्म। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अब तू ज़रा इस संसार में इस नए रूप का मज़ा भी ले ले। वो चट्टान की अकब में बढ़ा और मैंने अपना फन पतला कर लिया कि मैं उसके पीछे दौड़ा। मैं चाहता था कि उसके चरणों को छूकर उससे माफ़ी मांगूं, उससे कहूं कि मुझे मेरी असली शक्ल में वापस ले आए। मैं तेज़ी से उसके पीछे दौड़ा, लेकिन मैं उसके चरणों तक नहीं पहुंच पा रहा था। मैं दौड़ता रहा और धनराज उसे आगे दौड़ता रहा और रात आहिस्ता आहिस्ता बीतती रही, यहाँ तक कि उजाले ने मुँह चमकाया और धनराज मेरी नज़रों से गायब हो गया। दौड़ते दौड़ते थक गया था और फिर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं सर डालकर वहीं ज़मीन पर पड़ा रहा और सोचने लगा कि क्या मुसीबत पड़ी है, कभी मुश्किल पेश आ गई, किस अजाब में गिरफ्तार हो गया। अब तक जीवन तो बड़ा ही सुंदर था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भुगतना पड़ेगा उससे सचमुच जीवन भारी हो जाएगा मेरे ऊपर। क्या करूं और क्या ना करूं, बड़ी मुश्किलों का शिकार हो गया था। दिल में पद्मचंदी के लिए नफ़रत का तूफ़ान उभर रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये ख्याल दिल में नहीं आ रहा था कि उसके ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कदम उठाऊं। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसने एक तवील अरसा मुझ पर मेहनत की थी। कुछ समझ में नहीं आया, बहुत देर तक उसी तरह पड़ा रहा। उसके बाद रेंगता हुआ एक जानब चल पड़ा, खासा फासला तय किया और उसके बाद एक जगह ऐसी ज़मीन पर नज़र आई जैसे खेतों की ज़मीन होती है, सीधी सादी पड़ी हुई थी और ज़्यादा वुसअत नहीं थी और उसमें, लेकिन साफ अंदाज़ा होता था कि यहाँ खेती बाड़ी होती होगी और इसका मकसद ये है कि कोई बस्ती, कोई आबादी करीब ही है। मैंने अपना बदन ऊपर उठाया, फन काट कर इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। काफ़ी फासले पर काले रंग के पत्थरों से बने हुए खंडरात नज़र आ रहे थे। ये खंडरात यकीनन काले नहीं होंगे, बल्कि इम्तदाद ज़माना ने उसका ये रंग कर दिया होगा। कोई तारीख उनकी भी इंसानों की तारीख तो यकसा ही होती है। ज़मीन के किनारे किनारे चंद दरख्त भी नज़र आ रहे थे।
अब चौंके सूरज उभरने लगा था, इसलिए धूप फैलती जा रही थी और धूप में खासी तपश थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ एक दरख्त के करीब पहुंच गया और उसकी जड़ में जा बैठा। बदन शदीद थकन से भिगो रहा था और मैं अपने अंदर बड़ी नातवानी महसूस कर रहा था कि अचानक घंटियों की आवाज़ कानों में उभरी और मैंने फन उठाकर देखा। कोई किसान था जो बैलों की जोड़ी लिए हुए उस जानब आ रहा था। बैलों से हल बंधा हुआ था, लेकिन करीब आने पर मैंने देखा कि बैलों के जिस्म पंजर की शक्ल में नज़र आ रहे थे। हड्डियां ही हड्डियां उभरी हुई थीं। बहुत कमज़ोर और लागर बैल थे। किसान उन्हें खेतों की ज़मीन पर ले आया। जब मेरी निगाह उस किसान पर पड़ी, बैलों से मुख्तलिफ नहीं था। दुबला पतला, चेहरे से मुफलसी टपकती थी, शेव बड़ी हुई थी, सर के बाल बिखरे हुए थे, आंखों में वीरानी। हल की ऊनी ज़मीन पर डाली और बैलों को ललकारने लगा। बैल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। किसान बैल की अन्नी पर खड़ा हो गया था ताकि हल की अन्नी ज़मीन में दाखिल हो जाए। हल की अन्नी तो ज़मीन में दाखिल हो गई थी, लेकिन बैल बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। ज़ोर लगाकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अपनी कमज़ोरी के बायस सही तौर पर हल को ना खींच पा रहे थे। किसान आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाने लगा, ऐ परवरदिगार, निगाह दे। अरे हम क्या करें, हमारी तुम्हारी और चल रे, ज़रा जोर लगा दे। हम क्या करें, हमारी तुम्हारी तकदीर ही ऐसी है। साथ दो ब्रदर। कुछ अजीब सी उदासी थी उसकी आवाज़ में। एक ऐसा सोच था कि मैं चौंके बगैर न रह सका। मैंने फन ज़मीन पर डाला और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के मेंढ के साथ साथ रेंगने लगा। बैल हल खींच रहे थे। किसान बड़े प्यार से उनके पिछले जिस्म थपथपा रहा था और उसके हाथ में अन्नी मारने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। वह हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि बैल चलें, लेकिन बैलों से चला ही नहीं जा रहा था। यहाँ था कि कुछ फासले पर पहुंचकर एक बैल ज़मीन पर बैठ गया। किसान जल्दी से हल से उतर गया। अरे ससुरे, ये क्या कर रहा है? अरे अरे भैया, ज़मीन खुदाई है और वैसे ही बहुत दिन हो गए हैं ससुरो। अब तुम भी साथ छोड़ गए तो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? अरे भैया साथ दो, कोलू लाल। अरे बेपरवाह, चार हथनियाँ हैं और तुम भी ससुरे अभी से बूढ़े हो गए। अरे अभी तो कोई डंगर हमें मिलेगा भी नहीं। ससुरो, जीवन बता दिया तुम्हारे साथ। 1000 बार वो मुसलमान कसाई तुम्हें मांग चुका है। अरे काट कर खा जाएगा। ससुरो, इतना तो हमारा साथ दो। और हम भी तुमसे कुछ कम कमज़ोर नहीं हैं, मगर क्या करें, इन 4 हथनियों का और जिन्होंने हमें ज़िंदा रखा हुआ है, मर गए तो ससुरियों का जाने क्या होगा। उठ उठ, अरे उठ। उसने बैल को ललकारा और बैल बेचारा फिर उठ खड़ा हुआ। मेरे दिल में उसके लिए दुख पैदा हो गया था और उस ज़मीन पर बसने वालों के लिए मुश्किलात ज़्यादा थी। बहुत कम ऐसे थे जो सुख की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उधर रामलाल था, उधर ये कालू लाल, और अपने जी बारे में कह रहा था, मगर बड़ी दर्दनाक बातें थीं। बैल उसके पुराने साथी थे और बैलों को कसाईयों के हवाले नहीं करना चाहता था कि वह सब उन्हें काट कूट के खा जाएंगे, लेकिन बैलों से चला भी नहीं जा रहा था। दर हकीकत उनके नातमा जिस्म अब आराम करने के लिए थे। मुझे बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। काकू लाल से बहुत देर तक वो बेचारा कोशिश करता रहा, लेकिन हल चलाने में कामयाब नहीं हो सका। तब उसने बैलों को वहीं छोड़ दिया और एक दरख्त के करीब आकर बैठ गया। मैं उसकी सिसकियां भरने की आवाज़ें सुन रहा था। मैं भी दरख्त के बिल्कुल करीब ही था। वो हिचकियां ले लेकर रो रहा था। अब बताओ क्या करें हम? अब तो यूँ लगता है कि जैसे इस बार फजल भी ना बोई जा सकेगी। फाके होंगे, सब कुछ बिक जाएगा। अब तो बिकने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। हाय राम, क्या करें हम? मैं खामोशी से उसके सामने बैठा दर्द भरी निगाहों से उसे देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। इंसानी फितरत के मुताबिक पहले तो वह खौफजदा होकर पीछे हट गया, फिर शायद अंदर की बेबसी उभर आई। कहने लगा, सही लम्हे पर आ गए नाग महाराज। ये लो, डस लो हमें, हमारा जीवन ख़त्म कर दो। बेकार जीवन है, खुद कहीं डूब मरेंगे तो सारी बस्ती वाले कहेंगे कि काकू लाल ने हिम्मत हार दी। अरे हिम्मत तो हार चुके हैं, बस अपनी साख बनाए हुए हैं, पर अब ना जिया जाए है। डस लो हमें नाग देवता, डस लो। उसने आंखें बंद करके अपना हाथ आगे कर दिया, लेकिन मैंने अपना फन पीछे कर लिया था और कुछ आगे बढ़ा और इस बार उसका हाथ मेरे जिस्म पर मिस हो गया था।
लेकिन मैं और पीछे हट गया। तब उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और गमज़दा लहजे में बोला, तुम भी ना ही सुनोगे हमारी। ठीक है, संसार ही बैरी हो गया है। तुम ही कौन सा नया काम कर रहे हो, पर क्या करें, ये सुसरे बैल तो चल नहीं रहे। अरे कुछ तो करो भैया, कोई तो साथ दो हमारा। वो अपनी जगह से उठा और कराहता हुआ आगे बढ़ गया। बैलों की सूरत देखता रहा, फिर बोला, भाड़ में जाए सब कुछ, चलो घर में चले। और उसके बाद उसने हल बैलों को खोलकर कंधे पर रखा और उन्हें ललकारता हुआ आगे बढ़ता रहा। लेकिन मुझे उसकी ज़ात से इतनी दिलचस्पी पैदा हो गई थी कि मैं खुद भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तवील फासला तय करने के बाद मुझे वह बस्ती नज़र आ गई। बस्ती में इब्तदाई सिरे पर ही काकू लाल का घर था, टूटा फूटा झोंपड़ा जिसका अहाता झाड़ झंकार से किया गया था। दरवाज़ा भी उसमें बना दिया गया था। अंदर बैलों के बांधने की जगह थी और उसके बाद रहने का एक कमरा, और उसके साथ साथ ही मैंने वहाँ अहाते के बाहर के हिस्से में 4 नौजवान लड़कियों को देखा। काकू लाल के बुरे हालात के असरात उन पर नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि वह बिल्कुल चाको चौबंद, तंदुरुस्त तवाना और जवानी की सारी सरमस्तियों में डूबी हुई थी। एक ने कहा, बाबा आ गए। अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए? लेकिन काकू राम कोई जवाब दिए बगैर बैलों को उनकी जगह बांधकर अंदर चला गया था। मैं एक जगह छुपकर झाड़ियों में बैठ गया। लड़कियां बातें करती रहीं। यहाँ के हालात इस हद तक मालूम हुए कि काकू राम किसान था। थोड़ी सी ज़मीनें थी, उसके बैल थे, हल था, 4 बेटियों का बाप था और अब ज़िंदगी से हार चुका था। गुर्बत और अफलास के आलम में बसर हो रही थी ज़िंदगी। खेल राम लाल से मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन यहाँ कोई हरिया नहीं था और ना ही उससे किसी की लाग डांट थी, बल्कि यहाँ तो सिर्फ ज़िंदगी और हालात से लड़ रहा था। क्या किया जा सकता था? इंसानों की कहानियों में ऐसी लातादाद कहानियाँ नज़र आती हैं। मुझे बहुत देर तक वहाँ रुका और उसके बाद वहाँ से चल पड़ा। इंसानों की आबादी थी। सांप को देखकर कोई भी अपने अमल का आगाज़ कर सकता था, इसलिए बेहतर था कि वीरानों ही के रास्ते अपनाए जाएं। वो खंडरात याद आए जो ज़मीन में से मैंने देखे थे और मैंने अपना रुख उन्हीं की जानब कर दिया। कुछ देर के बाद खंडरात के करीब पहुंच गया। काफ़ी वसी इलाके पर फैले हुए थे, ठंडे पुरसकून। चारों तरफ एक हैबतनाक सकूत छाया हुआ था। कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। पत्थरों की बड़ी बड़ी सिलें, टूटी टूटी ईंटों के ढेर कहीं दूर बने हुए थे और कहीं गुफाएं। ना जाने उनकी तारीख क्या है। मुझे उसकी तारीख से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने एक मुनासिब जगह तलाश की और वहाँ कुंडली मारकर बैठ गया। बड़ी अजीब हालात थे। मुस्तकबिल अब बहुत भयानक नज़र आ रहा था। भला एक सांप की शक्ल में ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती थी? यहाँ मेरे जहन में कुछ जनूनी कफ़ियात सर उभारने लगी। धनराज ने ये इंतकामी कार्रवाई करके बहुत बुरा किया है। कहाँ तक अपने जहन को काबू में रखूँ? ये तो बड़ा मुश्किल काम था। बहरहाल जो कुछ भी था निमटना था अब इन लम्हात से, लेकिन रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा था। वक्त गुजरता रहा, फिर रात हो गई। मैं वहीं सर डालकर बैठ गया। अब सोचने के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास। कमबख्त धनराज ने ऐसा दाव मारा था कि चारों शाने चित्त हो गया था। क्या करूं, क्या ना करूं? रात गहरी होती चली गई। फिर मुझे ये अंदाज़ा नहीं कि कितनी रात गुजरी है कि अचानक ही खंडरात में कुछ आहटें उभरी और मैंने चौंक कर फन उठा लिया। रात की तारीकी में मुझे दिन की रोशनी की मानद सब कुछ नज़र आ रहा था। मैंने 5-6 अफराद को देखा। घोड़ों की लगामें पकड़े हुए पैदल खंडरात में दाखिल हुए और इधर उधर चल फिरकर शायद कोई मुनासिब जगह देख रहे थे। फिर उन्होंने घोड़ों को एक वर्ग के सतून से बांधना शुरू कर दिया और सब ने अपने अपने घोड़े वहां बांध दिए और गठड़ियों से घास खोलकर उनके सामने डाल दी। फिर वो खुद एक चौड़ी सी दीवार के साए में बैठ गए। मैंने दिलचस्पी से अपनी जगह छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ दीवार के अकब में पहुंच गया। फिर एक ऐसी जगह जो ज़रा बुलंद थी मुंतखब करके मैं वहां से उनकी हरकत का जायज़ा लेने लगा। उनमें से एक मिट्टी के तेल की लालटेन रोशन कर रहा था। लालटेन जल गई तो दूसरे ने कहा, लालू चंदा, रोशनी कहीं किसी को नज़र ना आ जाए। किसे नज़र आएगी रे? बस्ती तो बहुत दूर है और रात को उस भूतों के खंडर में कोई नहीं आता जाता। उसने लालटेन जलाकर एक ऊंचे पत्थर पर रख दी। थोड़े से हिस्से में रोशनी फैल गई। मैं खामोशी से पत्थर पर बैठा उनकी कार्रवाइयाँ देख रहा था।
उन्होंने उनमें से कुछ गठरियां खोलकर सामने रखीं और फिर उनकी गिरहें खोलने लगे। गठरियों में सोने चांदी के जेवरात, कुछ कीमती चीज़ें नजर आ रही थी और उनमें से एक कहने लगा, बड़ा मालदार था रे, ये बद्रीनाथ तो ससुरे ने पता नहीं कहाँ कहाँ से दौलत लूट कर जमा की थी। मैंने सुना है कि बद्रीनाथ खुद भी डकैत था किसी ज़माने में। लगता तो नहीं है पर होगा ससुरा। इतनी दौलत ईमानदारी से तो जमा नहीं की जा सकती। हमें खबर तो मिली थी मगर ये नहीं मालूम था कि ससुरे के पास से इतना माल निकलेगा। अब रपट लिखवाई जाएगी और हरकारे निकल पड़ेंगे हमारी तलाश में। वो सुसरी बुढ़िया जो थी ना, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही थी जैसे मुझे पहचान रही हो। तूने मार क्यों ना दिया उसे? बुढ़िया थी, जो मन में चाहा मन ना चाहा वो तो आप ही आप मर जाएगी। बौला है तू, रामू खतरे को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा चलो, अब बेकार बात बहुत हो गई, अपना अपना हिस्सा निकाल लो। और उनकी बातों से मुझे इल्म हो गया कि वो डकैत थे और कहीं से डाका मारकर आ रहे थे और अपना अपना हिस्सा करते रहे और फिर उन्होंने तकसीम दौलत को कपड़ों में बांधकर अपने लिबास में छुपा लिया। फिर ना जैसे एक कामबख्त की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो दहशत भरे लहजे में चीखा, सांप! कहाँ? दूसरों ने कहा और सब उछल कर खड़े हो गए और फिर सब ने मुझे देख लिया। मारो यार इसे, मारो, नहीं तो घोड़ों वगैरह को काट खाए और फिर हमें भी रात भर यहीं ठहरना है। और उनमें से एक ने पत्थर उठा कर पूरी कवच से मेरी जानब उछाला। पत्थर मेरे जिस्म को लगा लेकिन कोई चोट खास नहीं थी। मैं वहाँ से हट गया और फिर फन नीचे डालकर तेज़ी से ईंटों के दरमियान रेंगने लगा। लेकिन उन लोगों को मुझसे न जाने क्या नफरत हो गई थी। वो मुझ पर पथराव करते रहे। उन्होंने लालटेन हाथ में उठा ली और जिधर मैं जा रहा था उधर ही दौड़ते आ रहे थे और वो मुझ पर पत्थर फेंकते जा रहे थे। हालांकि पहला पत्थर मेरे जिस्म पर लगा और कोई ख़ास चोट नहीं लगी थी। अलबत्ता मैंने खौफजदा में ज़रूर था। हो सकता है कि धनराज ने मुझसे मेरी वो शक्ति भी छीन ली हो। इंसानों के रूप में मेरा जिस्म नाकाबिले तस्खीर था। सांप बनकर तो मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। हो सकता है कि कोई पत्थर मेरे सर वगैरह पर पड़ जाए और मुझे कोई नुकसान पहुंच जाए। वो सारे के सारे इस तरह पीछे पड़े थे कि संभलने का मौका नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा बिल नज़र आया और मैंने सोचा कि इस वक्त तो मैं इनसे जान बचाने के लिए अंदर घुस ही जाऊं, जो होगा देखा जाएगा। चुनाचा मैं उस सुराख से अंदर दाखिल हो गया। अंदर गहरी तारीकी थी लेकिन मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था। सुराख काफ़ी दूर तक एक सुरंग की शक्ल में चला गया था और अभी मैं संभलने भी नहीं पाया था कि अचानक बड़ी तेज़ी से गिरने लगा। काफ़ी नीचे जाकर गिरा था मैं। लगता था कि जैसे कोई कुआं हो। नीचे गिरकर मैंने निगाहें उठाकर ऊपर देखा। सुराख नज़र आ रहा था। जिस जगह मैं गिरा था वो एक बड़ी सी बाउली थी, गोल और चुनी हुई ईंटों से ऊपर तक जाने वाली। बाउली में झाड़ झंकार उगे हुए थे। चारों तरफ छोटे बड़े सुराख थे। जगह जगह चूहे नज़र आ रहे थे और उनकी भाग दौड़ से हल्की हल्की सराहटें हो रही थीं। मुझे देखकर वो सहम गए और दौड़कर बाउली की दीवारों में बने हुए सुराखों में जा घुसे। मैंने अपने आप को संभाल कर कुंडली मारी और बैठ गया। मेरा फन चारों तरफ गर्दिश कर रहा था। तभी मुझे एक कोने में चमकती हुई शय नज़र आई और मैं उसे देखने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर उसके करीब पहुंच गया। ये पीतल के 2 कलसे थे, काफ़ी बड़े बड़े और चौड़े मुंह वाले। मैंने अपना जिस्म ऊपर उठाया। कलसों पर ढक्कन ढके हुए थे और उन पर शायद मट्टी लगा दी गई थी, लेकिन पुराने होने की वजह से ये मट्टी भी जगह जगह से टूट गई थी और ढक्कन भी एक आध जगह से ऊपर उठ गया था। मैंने अपने फन से एक बक्से के ढक्कन को थोड़ा सा धकेला तो अंदर से रोशनी की चमक उठी। बक्सों में सोने की गनियाँ भरी हुई थीं। गनियाँ कलसों में ऊपर तक भरी हुई थी और मैंने अपने फन से उन्हें हिला दिया, झुलाया तो पता चला कि गनियाँ नीचे तक चली गई हैं। ना जाने या इन खंडरात के किसी मालिक ने सोने की अशरफियों से भरे हुए ये कलसे यहाँ ज़मीन पर दबा दिए थे या उस बाउली में महफूज कर दिए थे। फिर खुद किसी चिता में जलकर भस्म हो गया था या कब्र की गहराइयों में चला गया था। मैं नहीं जानता था कि क्या हुआ, लेकिन उसका मुझे यकीन हो गया कि खंडरात में इस अजीम शान खजाने के बारे में जानने वाला अब कोई नहीं है। बहरहाल ये तो मैंने ज़मीन की गहराइयों में देखा था। मुझे भला सोने की इन अशरफियों में क्या दिलचस्पी हो सकती थी? मेरे लिए सब कुछ बेकार था। चुनाचा मैं वहाँ से हट गया। बाहर निकलने का रास्ता वही सुराख था।
लेकिन बाउली को एक चक्कर लगाकर मुझे पता चल गया कि एक रास्ता और भी है। लकड़ी का बना हुआ एक दरवाज़ा था जिसे अगर इंसानी हाथ खोलने की कोशिश करते तो आसानी खोल सकते थे, क्योंकि वह बिल्कुल बोसीदा हो चुका था। एक दो जगह उसमें सुराख भी हो चुके थे। मैंने दरवाजे की चौखट के नीचे कुव्वत आजमाई की तो चौखट जो कभी लकड़ी की बनी हुई थी पल भर में मिट्टी की तरह अपनी जगह से हट गई और मैं उस सुराख से दूसरी तरफ निकल आया। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी और ये सीढ़ियाँ काफ़ी ऊपर तक चली गई थीं। मैं उन सीढ़ियों से चलता हुआ ऊपर आ गया। ये एक कमरा था जिसमें पत्थरों की कुछ मूर्तियाँ सजी हुई थी। ये मूर्तियाँ बहुत कदीम थी और इन सारे माहौल को देखता हुआ बिल आकर मैं उस कमरे से बाहर आ गया। ये खंडर से बाहर का मंदिर था। मैंने देखा कि डाकुओं ने लालटेन बुझा दी है और गालबन मेरी निगाहों से गुम होने की वजह से खौफजदा हो गए हैं और वह अपने घोड़े खोल रहे थे। फिर मैंने उन्हें घोड़ों पर बैठकर वहां से जाते हुए देखा और गर्दन हिलाने लगा।